बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। अहम इश्यूज़ पर बात करें और इलेक्शंस 2024 हुए मुल्क के अंदर 8 फरवरी को। नतीजा 10 फरवरी तक भी कंप्लीट नतीजा ना आया। एक सीट अभी भी बाकी है कौमी असम्बली की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि उसका नतीजा अभी तक न जाने किस वजह से रोका गया है, क्या प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे। इसी तरह कुछ सूबाई असम्बलियों की भी 5 सीटें हैं जिनके नताइज अभी तक मौसूल नहीं हो सके। इलेक्शन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, इतना होना नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल पता नहीं क्या मजबूरी थी कि इलेक्शन को इस कदर कंट्रोवर्शियल किया गया। और इलेक्शन की कंट्रोवर्सीज़ को अगर देखा जाए तो टेलीफोन सर्विस का बंद रहना 5 बजे तक नहीं, अगर सिक्योरिटी रिस्क की बात की जाए, सिक्योरिटी थ्रेट की बात की जाए तो वो 5 बजे तक था जो पोलिंग टाइम था, 6 बजे तक होता। सारी रात टेलीफोन सर्विस का बंद रहना, अगले दिन जाके कहीं पे सुबह 9-10 बजे टेलीफोन सर्विस का बहाल होना, फिर रिज़ल्ट्स आने में जो ताख़ीर थी और यानी अगले रोज़ भी कोई 2-3 बजे तक, 4 बजे तक, यानी नवाज शरीफ साहब के हल्के की अगर बात करें लाहौर वाला डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ, जब हम उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे तो 89% रिजल्ट के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद की 20,000 वोटों की लीड थी। फिर अचानक से रात हुई, सब कुछ बंद हुआ और ऐसी दुआएं मांगी गई नून लीग की जानिब से, ऐसी गैबी इमदाद हुई उनके साथ, अल्लाह ने साथ दिया होगा उनका डेफिनेटली। तो जो कुछ हुआ उस सब ने देखा कि ऐसी सिचुएशन बदली कि वो तमाम सीटें जो नून लीग हार रही थी उन सब में नून लीग जीती और एक अच्छी हैंडसम लीड से जीती। नवाज शरीफ साहब के हल्के का फॉर्म 47 देखें तो देख के हैरत होती है कि इससे कबल जब इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि वहाँ पे रजिस्टर्ड वोटों की तादाद कितनी है तो वो इससे कम थी जितने फॉर्म 47 पे बताए गए हैं। फिर फॉर्म 47 में बहुत से ऐसे लकूनास हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि बनाने वाले से बहुत बड़ी गलती या ब्लंडर्स हो गए। ऐसे बहुत से लोग, ऐसे बहुत से उम्मीदवार थे और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का भी एक ऐसा उम्मीदवार था जिसने अपने आप को वोट नहीं डाला। यानी 20 के करीब वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को वोट भी नहीं डाला और उन सबके वोट्स ज़ीरो थे। जबकि बेतहाशा फॉर्म 45 उस हल्के से जो हमें रिसीव जो मौसूल हुए थे उसके ऊपर उन लोगों के 6, 8, 10, 12, 14, 20 के फिगर्स थे उनके एक एक पोलिंग स्टेशन से कि वहाँ पे उनको इतने इतने वोट्स तो कास्ट हुए ही थे। लेकिन फॉर्म 47, अब फॉर्म 47 का जो मामला है ये कोर्ट्स में जाएगा, कोर्ट्स में जाके इस पर क्या होगा, लेकिन सियासत में हलचल मच चुकी है और वो शख्स जो पाबंद सलासल है जिसको कहा जा रहा था कि ये कैद में ही रहेगा, उसने कैद में बैठ के मुल्क हिला दिया और ऐसा हिलाया, ऐसी सियासत हिलाई जो डेमोक्रेसी का नाम, डेमोक्रेसी का नारा लगाने वाले लोग थे यहाँ पे मिन्नतों तरलों पे आए। और आज जहांगीर तरीन खान साहब जो कहते थे कि मैंने वज़ीर आज़म बनाया इमरान खान को, मैं था, मेरा सब कुछ एफर्ट चली, मैंने वज़ीर आज़म बनाया, उनको टोटल 50,000 वोट डले उसी शख्स के अपने एक कैंडिडेट से और 1 लाख से ज़ायद वोटों की लीड से वो जीता। तो ये रियलिटी है जहांगीर तरीन खान की और आज अच्छी बात है उन्होंने अपनी इस डिफीट को एक्सेप्ट किया और सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है और कह दिया है कि दोबारा सियासत नहीं करेंगे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे जिस तरह हमेशा वो अपनी शुगर स्कैंडल्स के अंदर और शुगर माफिया के अंदर अपनी खिदमत, और या शायद मुल्क की खिदमत होती है या उनकी अपनी खिदमत होती है, वो खिदमत तो वो करते रहेंगे क्योंकि 22%, मोर दैन 22% शेयर ऑफ शुगर इज़ ऑफ जहांगीर तरीन खान साहब। खिदमत तो वो करते रहेंगे अपनी अपनी फैमिली की, घर वालों की, जिस तरह से बाकी तमाम सियासी जमातें भी खिदमत करती हैं इस मुल्क के अंदर अपने ख़ानदानों की। और फिर से वो ख़ानदान अब बरसर इक़्तिदार आ रहा है और जो हमेशा बिलावल साहब की बातें देखें, पीपल्स पार्टी की बातें देखें तो इनका हमेशा का प्री इलेक्शन तमाशा होता है कि मैं तेरे खिलाफ, तू मेरे खिलाफ, अंदर से ही इकट्ठे होते हैं। और ये अब फिर दोबारा सामने बात आ चुकी, जो कहा जा रहा था इलेक्शन से पहले बिलावल की कैंपेन देखें तो वो सारी झूठ पर मबनी थी। इतनी इतनी बातें की नवाज शरीफ के खिलाफ, सबके खिलाफ, अब इकट्ठे मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। MQM पाकिस्तान को देखें तो ऐसी ऐसी नशिस्तें MQM पाकिस्तान ने निकाली कि हर शख्स हैरान है कि MQM पाकिस्तान को इतना वोट मिल गया। यानी अगर थोड़ा सा फिगर्स को देखा जाए, इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट की फिगर्स को, तो 23 लाख के करीब वोट डले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को और एक सीट नहीं मिली है। लेकिन MQM को 11 लाख वोट डले हैं और इतनी सारी सीटें मिल जाना नेशनल असम्बली के अंदर, बड़ी हैरत है। इस पर बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं खालिद मंसूर आफरीदी साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर इलेक्शंस तो हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, चूँकि ऐसा लगता था शायद इलेक्शंस होने नहीं, ऐसी बहुत सी बातें होती थी, लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर और हमारी पाक फ़ौज की मेहरबानी है कि बड़ा खुश उसलूबी से और बड़ा टैक्टफुली उन्होंने हैंडल किया, चीज़ें बड़ी अच्छी मैनेज की। कोई ऐसी कोई ख़ास, अपार्ट फ्राम 1 और 2 इंसिडेंट्स, कोई ऐसी कोई ख़ास
मुश्किलात सामने नहीं आई हैं और बड़ा खुश उसलूबी से मैनेज किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा इस सब के अंदर। यानी वो जो इन्होंने कहा था कि हमारे पास सिस्टम है, यानी इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम EMS जो था इनका, उस EMS का बैठ जाना, रिजल्ट्स का ना आना, ताखीर का शिकार होना। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आधे घंटे के अंदर मैं सबको ऑर्डर करता हूं और उसको कि फौरन से फॉर्म 47 प्रोड्यूस करें सबके, और अगर सुबह 10 बजे तक रिजल्ट ना आया तो मैं मुअत्तल कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। फिर भी रिजल्ट ना आए, कुछ भी ना आए, मुअत्तल किसी को भी नहीं किया। शायद उनके हाथ में ही कुछ नहीं था। खालिद अफरीदी साहब, क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया बिलाल साहब, मुझे इस प्रोग्राम पे मदऊ करने का और अपना ओपिनियन शेयर करने का। एक्चुअली इलेक्शन के रिज़ल्ट से आने से पहले बात कर लेते हैं कि हम जो 8 फरवरी के इलेक्शन पे आए हैं और जो इलेक्शन के जो मकासद होते हैं वो क्या होते हैं। पाकिस्तान आईन पाकिस्तान की रूह से पता ही है आपको कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शंस कराने होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे 2 सूबे, मेरे ख्याल में ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ होगा, एक आध दफ़ा बेनज़ीर साहिबा जब शहीद हुई थी वो हुआ, तो वो तो इमरजेंसी थी, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ कि हमारे 2 सूबे यानी KPK और पंजाब, जिनकी ड्यू डेट थी कि वो मई तक इलेक्शन करा लें पिछले साल, लेकिन वो 1 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं और 1 साल के आपको निगरान हुकूमतें आपको नज़र आई दोनों सूबों में। इस तरह मरकज़ में भी जो निगरान हुकूमत आई वो भी आईन टेनोर से या जो आईन ने मुकर्रदा करदा हदूद है इलेक्शन कराने के, उससे तजावज़ कर गई है। तो मेरी तो अब आप ओपिनियन ये है कि अगर आपने इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं कराने हैं तो आप ये 90 दिन का क्लॉ आईन से हटा लें। आप अपने आईन को अपने जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं या जो कहते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके साथ मैच करें। कागज़ों पे तो आप चीज़ें लिख देते हैं बड़ी अच्छी अच्छी, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो आपके ये सामने नज़र आ जाता है कि कहीं पे इलेक्शन 4 महीने 5 महीने डिले हो रहे हैं, तो कहीं पे जी 1 साल डिले हो रहे हैं। तो इससे आप कानून को अमेंडमेंट करें, लोगों को झांसा देने के बजाय या कागज़ों के फेट भरने के बजाय बेहतर होगा कि ये लिख दें कि जब भी जो मुक़्तदर क़ुव्वतें या जो भी हमारी रियासतें जब भी उनको फ़ीज़िबल होगा वो इलेक्शन करा दें। अब ये नई हुकूमत आने वाली है, ये 5 साल का टेन्योर है, इन पे छोड़ दें आप कि इन्होंने 10 साल बाद इलेक्शन कराना है, 15 साल बाद इलेक्शन कराना है। इस तरह आइन में लिख दें कि जो भी एग्जिस्टिंग हुकूमत होगी उनको जब फीजिबल होगा तो वो इलेक्शन करा दें। ये तो बात हो गई इलेक्शन पे। ठीक, चलें अब फिर चीफ जस्टिस साहब ने, फ़ायज़ ईसा साहब ने आखिर में तो कह दिया था कि आपने ये अपनी बीवी को भी नहीं कहना कि इलेक्शन जो है 8 फरवरी को नहीं हो रहे, अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शंस हो गए। अब जो इलेक्शंस के जो एसेंस होती है किसी भी मुल्क में इलेक्शंस में होते हैं, उसका जो मकसद होता है कि आप नया मैंडेट आवाम से लेके आते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान खसूसन माशी बहरानों का शिकार है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारे फॉरेन रिजर्व 7 से 8 अरब डॉलर हैं, हमने इस साल तकरीबन 20 से 25 अरब डॉलर की मज़ीद अदायगियाँ करनी है। जो हमारा करंट अकाउंट, जो हमारे कर्ज़े हमने लिए हैं मुख्तलिफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से और IMF और वर्ल्ड बैंक से, उनको इन सारों को एड्रेस करने के लिए एक नया मैंडेट की ज़रूरत थी। और नया मैंडेट का मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी हुकूमत आ जाए बना दे। वो तो अभी जो एग्जिस्टिंग हुकूमत है काकड़ साहब की, वो तो चला रहे हैं। अब लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, रोज़ी रोटी भी लोगों की थोड़ी बहुत चल रही है, मुल्क की इकॉनमी भी चल रही है, ट्रेड भी हो रहा है। तो नए मैंडेट का मकसद होता है कि फ्रेश मैंडेट है जिससे आवाम जो है वो रियासत के पीछे खड़े हो। रियासत के पीछे मतलब सिर्फ नहीं कि सिर्फ पार्लियामेंट के पीछे खड़ी हो, हमारे जो मुक़्तदर रियासती इदारे हैं उनके पीछे भी खड़े हों, और जो हमारी जुडिशरी हैं और बाकी मानदा फैसले हैं उसके पीछे भी आवाम खड़ी हो। लेकिन जब इलेक्शन के नताइज इस तरह हैं, जिस तरह आपने बड़ा तफसीलन बयान किया कि जो हमारा फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन जारी कर रहा है वो रिकनसाइल ही नहीं हो रहा है फॉर्म 45 से, या जो हल्के हम देख रहे हैं, मतलब मैं आपको 128 जो मॉडल टाउन का हल्का है वो आपने पॉइंट आउट किया कि वो नून लीग अपने जब पीक पे, सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2013 के इलेक्शंस के अंदर जब नून लीग ने बड़ा क्लीन स्वीप किया लाहौर से, तो मॉडल टाउन की सीट तब भी नहीं हारे, शफकत महमूद साहब जीते। लेकिन जिस तरह से ये सीट ओन चौधरी साहब को जिताई गई है, ये बड़ा हैरान कौन है। इसी तरह अताउल्लाह तारड़ साहब की बात करें, इवन नवाज शरीफ साहब के हल्के की बात करें, मरीम नवाज के हल्के की बात करें, ऐसी बहुत सी रियलिटीज़ जो शायद लोगों के सामने हैं। ऐसे फॉर्म 45 अवेलेबल हैं जो लोगों के सामने है, लेकिन
फिर वही बात, कासिम सूरी साहब का भी इसी तरह कंट्रोवर्शियल हुआ था मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर, और वो स्टे ऑर्डर पे ही चलते रहे जी, और उसी स्टे के ऊपर पूरा टेन्योर गुजार लिया, और स्टे वाले शख्स ने ही फिर इन दी एंड जाके जो असेंबली डिसॉल्व की जिस तरह जो किया। सो ये भी तो हमारे अदालती मामलात के अंदर है कि इसी तरह पूरे पूरे 4-4, 5-5 साल भी स्टेज में गुजर सकते हैं और कोई इशू नहीं होगा इसके अंदर। जी ऐसे ही है। और आपने तो कासिम सूरी का भी बताया, जो पिछले 2008 के बाद जो इलेक्शंस हुए थे, तो शहबाज शरीफ का जो पूरा टेनोर था सूबाई हुकूमत, वो भी एक स्टे ऑर्डर के नज़र हो गया था, और वो भी 2-3 साल स्टे पे ही वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, जिसमें एक फ्रंट ब्लॉक भी बना हुआ था नालिका साहब की क़यादत में। तो यही तो हमारे मुल्क की मामलात हैं। असल में जो अवामी मैंडेट से अगर आप एसेंस में मैंडेट नहीं लाते तो आप फिर मुश्किल फैसले, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अवामी मैंडेट से अगर आप नहीं भी आते। हमें ज्वाइन किया फैसल मलिक साहब ने, और बहुत शुक्रिया सर, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। फैसल साहब, जो कुछ हुआ आपने देखा, इलेक्शंस हो गए पाकिस्तान के अंदर, चले हो तो गए, और अब हुकूमत गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात की जा रही है। बिलावल साहब कहते थे मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, शहबाज शरीफ साहब भी इस दौड़ में है वज़ीर आज़म बनने के लिए, और अब शायद 2-3 साल की बांटने की बात की जा रही है इक़्तिदार की। इस पे बाद में आएंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो सूरत हाल अब यहाँ पे चल रही है, फॉर्म 47, फॉर्म 45 के जो मामलात हैं, इनको अगर चैलेंज किया जाए अदालतों के अंदर, चूंकि अभी जैसे आपने सुना कि कासिम सूरी साहब का मामला हो या शहबाज शरीफ साहब का हो, यहाँ पे स्टे ऑर्डर पे 5 साल हुकूमत कर ली जाती है, तो फिर जब 5 साल हुकूमत खत्म हो जाएगी उसके बाद तो वैसे मकसद ही फौत हो जाता है, होगा क्या? तो फिर ये भी जो तमाम हल्के थे जिन पे जीत गए हैं लोग, इनके खिलाफ अगर अपील भी हो जाए, आपको लगता है कुछ इसका वे आउट निकल पाएगा? जी जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा डायरेक्शन दी है कि वो आज ही इलेक्शन कमीशन जो है पिटिशन का फैसला करे। ठीक, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने ये डायरेक्शन दी है कि आज ही फैसला करे, यानी कि इसका डिले नहीं करना है, इसका जो है बढ़ाना नहीं आगे। ठीक, देखिए जी, बड़ी क्लियर सी बात है। वो बात ये है कि जो फॉर्म जो है आपके पास फॉर्म 45, जो कि मुख्तलिफ पोलिंग बूथ से जो है ना एजेंट्स के पास के जरिए से कैंडिडेट के पास आए हैं, उनके ऊपर जो है ना बाकायदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन मौजूद है, बाकायदा जो है ना तमाम पार्टीज जो भी उसके एजेंट्स वहां पे थे उनके भी साइन मौजूद है। तो वो फॉर्म 45 जो है ना वो एक फर्स्ट लेवल ऑफ एविडेंस जो है ना वो बनती है। वो फर्स्ट लेवल ऑफ एविडेंस जो है उसके बाद जो है उन सबको इकट्ठा करके तो फॉर्म 47 रिटर्निंग ऑफिसर ने जो है ना सम अप करके टोटल करके वो फॉर्म 47 जो है देना था। ये फॉर्म 47 कुछ और कहता है, और जो है ना फॉर्म 45 उसमें जो है ना रिजल्ट कुछ और है, आपस में मुताबिकत के नहीं रखते, आपस में जो है ना टैली नहीं करते, वहां पे रिजल्ट कुछ है। और खाली बिलाल साहब ये एविडेंस नहीं है, ये भी अनइम्पीचेबल एविडेंस है, ये भी जो है ना अनरिबटेबल एविडेंस है। खाली ये नहीं है, पूरी अवाम पाकिस्तान ने क्या पूरी इंटरनेशनल दुनिया ने देखा कि आप जो है ना 10 बजे तक वो लोग जीत रहे हैं, और उनकी जो है ना जीत के जो है ना वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर वो रिजल्ट कंपाइल हो रहे हैं, और वहां पे जो है ना वो जीत रहे हैं। और 10 बजे जो है रिजल्ट आना बंद हुए हैं, और उसके बाद सुबह उठते हैं और वो लोग हार जाते हैं, और जो है ना दूसरे लोग जीत जाते हैं। ठीक, अब बड़ी क्लियर सी बात है, लगता है ऐसे ही है कि किसी ने जो है ना ये किया है नून लीग के साथ और अवाम के साथ भी, दोनों को मैसेज दिया है। ठीक है, नून लीग को ये मैसेज दिया है कि ये 10 बजे तक कि ये जो है ना तुम्हारी औकात है, ये जो है ना तुम्हारा जो है ना स्टेटस है कि तुम सारी सीटें हार चुके हो, और फिर 10 बजे बंद करके जो है ना इलेक्शन सुबह को इलेक्शन नया डिक्लेयर कर दिया गया। फिर लोगों को यह बताया गया, पाकिस्तानी अवाम को, तो पाकिस्तानी अवाम की ये औकात है कि उनके वोट की कोई अहमियत नहीं है, जिसको हम चाहेंगे जो है ना बस इक़्तिदार लाएंगे, जिसको चाहेंगे हम सीट पर बिठाएंगे, ये तख्त नशीन हमारा काम है, हम जिसको चाहेंगे वो तख्त देंगे। देखिए, इस मुल्क में हमेशा ये होता है, और अगर बात की जाए, जाहिर है जब शेख मुजीब साहब को 167 सीट्स मिली थी, फिर भी भुट्टो साहब को 81 सीटों के साथ इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और जो सब कुछ मामला हुआ वो बड़ा कंट्रोवर्शियल था। और फिर इस इलेक्शंस के अंदर जितनी कंट्रोवर्सी सामने आई है, यानी टेलीफोन सर्विस का बंद हो जाना, राब्ता लोगों का आपस में होना ही ना, हर तरह से रोका गया, और वोटर्स को सपोर्ट भी नहीं किया गया, और एक उस जमात को जिसको कॉर्नर करने की कोशिश की गई, आज भी उसके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तादाद 92 है।
जबकि एक वसीम कादर नामी जो कैंडिडेट है जिसने कुरान पे हल्फ दिया था, अल्लाह का नाम लेके हल्फ दिया था कि मैं इमरान खान का साथ दूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दूंगा, इस बात पे वोट लिए और बेशर्मी के साथ नून लीग ज्वाइन कर ली। तो ऐसे लोगों का क्या हाल होगा ये जानेंगे खालिद मंसूर आफरीदी साहब से। खालिद साहब, परवेज खटक का एंड रिजल्ट हमने देख लिया, यानी कि अपने हल्के से उनको 20,000 वोट डलना, जबकि वो शख्स ये कहता था, फिर जहांगीर तरीन जो कहता था मेरा जहाज उड़ता है तो वो सैकड़ों बंदे ले आता है, मैंने इमरान खान को वजीर आजम बनाया था, 50,000 वोट डले और अब शर्मिंदगी से रिजाइन कर गए हैं, सियासत छोड़ दी है और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात, GDA के जो पीर पगाड़ा साहब हैं उन्होंने सिंध असेंबली की नशिस्तें छोड़ दी हैं उन्होंने, और दो सीट्स उनके पास थी और साथ उन्होंने ये कहा है कि मुझे कहा जा रहा था कि अगर आप अलायंस करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो फिर ये सीटें आपके पास रहेंगी, अगर आप अलायंस नहीं करेंगे तो फिर आपके जो रिजल्ट है उसके सामने 0 लिखा जाएगा। एहतजाजन ये सीटें छोड़ना। इसी तरह लश्करी रईसानी साहब ने खुल के बताया कि मुझे फ़ोन आया और कहा गया कि आप फिक्र ना करें, आपको सीट जिता दी जाएगी। और फिर उसके बाद लश्करी रईसानी साहब कहते हैं कि मैंने कहा मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि अगर लोगों ने मुझे चुना नहीं है तो मुझे आप सीट जिताएंगे, मुझे सीट चाहिए ही नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्डली इनकार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये बात बताई और फिर कई हलकों से इन बातों का आना कि टेलीफोन कॉल आई है आपको जिताना। इसी तरह एक करम अल्लाह बंदयाल साहब भी हैं, उन्होंने भी इनकार किया, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी सीट नहीं चाहिए है, मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए है। गुजरांवाला से भी कुछ लोगों ने किया। अब ये सारी बातों का सामने आ जाना, चीज़ें सामने आ जाना, उसके बावजूद भी अब ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए अवाम को कि ये अवाम अब कौम बनते हुए नजर आ रही है जिस तरह से उन्होंने वोट कास्ट किए हैं इन मुश्किल हालात के अंदर। खालिद साहब जी बिल्कुल सही कहा आपने जहाँ तक तरीन साहब की बात की, तो परवेज़ खटक साहब का मैं बता दूं कि वो हर हलके और हर ज़िले में जा रहे थे और हर तकरीर में कह रहे थे कि इमरान खान अगर KP में लीडर बना है तो वो उनकी वजह से लीडर बना। बिल्कुल। और वो कहते थे कि इमरान खान उंगली रखे उस हलके पे जो उनको पसंद हो, वहां जाके मैं उनको लड़ूंगा, वो हराऊंगा। अब ये भला पूछे कि ये वो साहब थे जो कि पिछली हुकूमतों में इनको आधी वजारत मिलती थी। आधी वजारत का मतलब ये है कि इनके पास 1-2 MPA होते थे, मैं पर्सनली जानता हूँ इन एविडेंस का। तो ये हुकूमत के पास जाते थे कि मेरे पास 1-2 MPA हैं तो मुझे कोई वजारत दे, तो वो कहते थे कि आप टॉस पे वजारत कर लें, 1 MPA आप कर लें और 1 आप कर लें, 2.5 साल आप ले लें और 2.5 साल वो। तो ये तो इस तरह वजारतें करते रहे। अब वो बंदे आके वो कह रहे हैं कि मैं हर हल्के पे इमरान खान को शिकस्त। सर इनका ये हाल तो इनके जलसों में भी होता रहा है, यानी जलसों में अक्सर रिपोर्टर्स ने जाकर इनसे सवाल किया कि आपके जलसे में कोई बंदे नजर नहीं आए, तो शर्मिंदगी से कह दिया नो कमेंट्स के लोग वहां पे भी नहीं आ रहे थे इनके जलसों पे। इसके बावजूद अपने आप से झूठ बोल रहे थे और चाह रहे थे कि शायद कोई गैबी ताकत इनका साथ देगी तो ये जीत जाएंगे। अच्छा, गैबी ताकत पे आपने जो बात की है वो एग्जिस्ट तो करती है, पता है, कभी गायबी मखलूक हो जाती है, कभी गायबा ताकत हो जाती है। आपने नोट किया होगा कि जो तूफान आया है PTI का KP में जो स्वीप किया है, लेकिन आप देखें ना कि जो करीबी हलकों के साथ समझे जाते थे, अमीर मकाम का मिसाल ले लें और जो नूर आलम खान है वो अपनी सीट जीत जाते हैं। ये अब बहुत इसको मैं समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह हो गया। और आप देख लें ना नून लीग के भी जो कि ज्यादा सख्त लहजा इस्तेमाल करते थे वो हार गए। बिल्कुल। जावेद लतीफ देख लें, जी बिल्कुल, ख्वाजा साद रफीक देख लें, बिल्कुल, जो सख्त, राना सनाउल्लाह साहब सबसे बढ़ के सर, राना सनाउल्लाह साहब से वो हारे। फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने क्लीन स्वीप किया, क्लीन स्वीप किया। गुजरांवाला में बड़ी भारी तादाद के अंदर नशिस्तें उन्होंने निकाली हैं। तो जो नून लीग अपना गढ़ समझते थे फैसलाबाद को और गुजरांवाला को, वहां पे वो चीजें मैनेज नहीं कर सके, ऐसे ही। और आप देख लें फिर के ख्वाजा आसिफ साहब, जी बिल्कुल, जो एक खासी लीड से हार सर। रात को तो ख्वाजा आसिफ साहब का अगर आप टेलीफोन कॉल सुने जो वो अपना बीपर दे रहे थे उसमें पता चल रहा था कि ख्वाजा साहब हार चुके हैं, वो हार चुके। और उन्होंने ये भी कहा था कि सुबह तक नतीजा बदल जाएगा, यानी जो होप उनको थी कि सुबह तक मेरा रिजल्ट ठीक हो जाएगा, बन जाएंगे सारे, वो तैयार हो जाएंगी चीजें, उसके लिए उन्होंने रात को ही कह दिया था कि सुबह तक नतीजा जो है वो मेरे हक में आ जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही। और कराची में सर आप देखें कि PTI की 15 से 16 सीटें आई थी 18, जी बिल्कुल, अब उनकी एक सीट नहीं आई। चले, वो सारी MQM बैड परफॉर्मेंस, यानी MQM की 17 नशिस्तें सर, बैड परफॉर्मेंस। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं सर, MQM की 17 नशिस्तें, MQM की परफॉर्मेंस बता दें आप मुझे। यही तो लूट मार की क्या परफॉर्मेंस है MQM? चले हम ब्लैकमेलिंग और लूट मार के अलावा तो MQM की परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं, मैं चले कह रहे हैं कि PTI की कोई
कोई बैड परफॉर्मेंस हुई होगी तो बैड परफॉर्मेंस से वाइप आउट होती हैं पार्टियां, लेकिन वो कोई एक इलेक्शन में वाइप आउट नहीं होती, वो ओवर द डिकेड्स लगते हैं उसको। 10 साल 15 साल 20 साल पीपल्स पार्टी को पंजाब से खत्म होने में 20-30 साल लगे। इस तरह आप देखें अवामी नेशनल पार्टी जो कि केपी में बरसर आ रही, उनको भी खत्म होने में 10 से 15 साल लगे। ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक इलेक्शन में सारी सीटें एक पार्टी जीत जाती है और दूसरे इलेक्शन में उसके कोई सीट भी ना आए। और उस कराची से साबित हो गया, हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है जमात इस्लामी के, उन्होंने वॉलंटियरली इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा हालांकि मैं जीता हूं लेकिन मैं डिजर्व नहीं करता हूं जीतना। जो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं सर, ये बड़ी, और ये देखें ऐसी गैरत काश के हमारे तमाम सियासतदानों में आ जाए, और मैं आई विश कि ऐसे पॉलिटिशियंस हमारे मुल्क के अंदर हों जो जीती हुई सीट इग्नोर करें, और लश्करी रईसानी साहब जैसे बंदे यहाँ पे हों जिनको कहा जाए कि आपको सीट जिता रहे हैं, वो कहे जी हमें ऐसा इक़्तिदार चाहिए ही नहीं है, हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए है। मैं करम बंदियाल साहब की बात करूं जो कि नून लीग के थे, उनको भी कॉल की गई और ऑफर दी गई कि आपको सीट जिता देंगे, उन्होंने रिफ्यूज किया, अपनी हार तस्लीम की और मुबारकबाद दी दूसरे कैंडिडेट को। नहीं, अवामी मैंडेट से ये शख्स आया है, यही जीतेगा। लेकिन यही गैरत हमें नवाज शरीफ साहब में नजर नहीं आई, हमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत में नजर नहीं आई, और उन्होंने बड़ी एक विक्ट्री स्पीच जो प्लान की हुई थी, वो शुरलियां पटाखे जो चले, जो फायरवर्क्स उनके पीछे हुए, और उन्होंने झूठी स्पीच की वहां पे ये कहते हुए कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उभर के सामने आए हैं, जबकि आज भी उनको सारा कुछ मैनेज करने के बाद भी 79 सीटें उनको मिली हैं और 92 अभी तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की हैं, जिनको ना कोई कैंपेन करने दी गई, ना कोई जलसा करने दिया गया, घरों से निकलने नहीं दिया, लेकिन लोगों ने घरों से निकल के अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और इन सबको जिताया। क्या कहेंगे फैसल मलिक साहब? जी बिल्कुल, ये तो बिलाल साहब ऐसा है कि अवाम पाकिस्तान की, ये लोग कहते थे ना कि ये बैगर्स हैं और ये जो है ना कीड़े मकोड़े हैं, अवाम पाकिस्तान की साबित कर दिया अवाम ने कि वो बैगर्स नहीं है। वो माफिया को एक बार डंडा दिया सर लोगों ने। जी सर, माफिया को एक बार डंडा दे दिया लोगों ने। इन्होंने सर गैरतमंद कौम का जो है ना, उन्होंने पेश किया अपना करैक्टर कि वो एक गैरतमंद लोग हैं और वो आइन और कानून के ऊपर चलने वाले लोग हैं। वो वाकई ट्रू मायने में मुसलमान है, क्योंकि कुरान में अल्लाह बार बार फरमाते हैं इंसाफ करो, अदल कायम करो, और हमने इस मिजान को आसमान से उतारा और है ईमान वालों इंसाफ कायम करो। राइट, लोगों ने तो जो है ना वो निकल के इंसाफ के लिए वोट दिए हैं, यहाँ पे नाइंसाफी के खिलाफ वोट दिए हैं, यहाँ पे बाबरियत के खिलाफ वोट दिए हैं, यहाँ पे जबर के खिलाफ वोट दिए हैं, यहाँ पे गैर आईनी गैर कानूनी फैसलों के खिलाफ वोट दिए हैं। ये पाकिस्तानी अवाम ने जो है ना साबित कर दिया अपना करैक्टर कि वो जो है ना बार्बेरियंस नहीं है, वो जो है ना वो कोई गलत अब जो है ना ये जो इल्जाम लगाते थे कि ये लोग जो उनसे है ना ये इनकी कोई गैरत नहीं है, ये अपनी माँ भी बेच देते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा पाकिस्तानी अवाम ने रिजेक्ट किया। वो स्पेसिफिकली किसी एक इंडिविजुअल के बारे में कहा गया था, पाकिस्तानी कौम के बारे में ये बात नहीं थी, और ना ऐसा हो सकता है बिकॉज 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। पाकिस्तानी इस्तेमाल किया बस सर, वो कहने वाला जो था वो खुद बड़ा बेगैरत था, लेकिन बहरहाल छोड़ते हैं इस बात को। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं, जो अब ये इनके लिए क्या ऑप्शन है, बिकॉज 72 आवर्स की लिमिट थी इनके पास कि इन्होंने 72 घंटे में कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। फिर जो मखसूस नशिस्तों की बात है जिसमें अकलियती और खवातीन की नशिस्तें हैं, उसमें इनको क्या हिस्सा मिल सकता है, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अब आपको क्या लगता है क्या लाएअमल होगा इनका? सर, जो इंडिपेंडेंट है वो तो डेफिनेटली जो है ना विद इन 2 आवर्स जो है इनकी इन्फ्लेशन जो है वो होनी चाहिए थी, किसी पार्टी में शमूलियत होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर इलेक्शन एक्ट जो उनसे है ना वो खामोश है, क्योंकि अभी तक पहले सेशन नहीं हुआ असेंबली का। ठीक है, वहां पे जो है ना वो इनकी डेडलाइन है, लास्ट लाइन है कि वो तब तक जो है ना फर्स्ट सेशन कॉल होगा तो उसके बाद 72 आवर्स की लिमिट स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, वो 72 आवर्स की लिमिट जो उनसी है ना सेशन जो है जैसे ही स्टार्ट होगा उससे पहले की होगी जी। ठीक है, पहले तक जो उनसे इन्होंने फॉर्मेशन करने नहीं चाहिए। अच्छा, सेशन स्टार्ट होने से पहले फॉर्मेशन करनी नहीं चाहिए, और उसके बाद जो है ना आपने आपको वहां पे फर्स्ट सेशन के ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम जो है ना इस तरह से फलां पार्टी के साथ अलायंस में हैं। ठीक है, और ये तो एक जो है ना प्रोसेस है। मसला तो ये है ना कि सर तमाम यहाँ पे जो इलेक्शन है वो 60% जो है ना चैलेंज हुए हैं, वो 60 से 70% वो इलेक्शन जो है ना उनके नताइजों को जो है तो सर इन हालात में आपको लगता है कि यह हुकूमत नहीं बन पाएगी, या ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं और 2 या 3 साल, एक वजीर आजम 2 साल हुकूमत करेगा, एक वजीर आजम 3 साल हुकूमत करेगा, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। कोई 2 साल बिलावल को देना चाह रहे हैं, 3 साल खुद लेना चाह रहे हैं, और कह रहे हैं जो जितना बेड़ागर कर सकेगा हम दोनों रेस लगाते हैं कौन बेहतर करेगा। आप क्या समझते हैं, क्या फिर ये सारा प्रोसेस रुक जाएगा?
बिलाल साहब, मैं वो पहली बात का थोड़ा सा जवाब मुकम्मल कर दूं, बड़ा जी, please. इंपॉर्टेंट है जी। कि अगर जो सा है ये 60 to 70% जो है इलेक्शन अंडर लिटिगेशन ठीक। है और इनके ये डिस्प्यूटेड है और अदालतों में जो इनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं, तो फिर जो है ना वो 72 घंटे की जो लिमिटेशन है वो शुरू ही नहीं होती, वो स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि ये आप कहते हैं election- कि सेशन कॉल ही नहीं होगा? वो सेशन तो जो है ना वो कॉल करेंगे, ठीक। लेकिन वो कॉल सेशन करेंगे तो अदालतों में अगर वो मैटर पेंडिंग है तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। सर, कासिम सूरी साहब का मामला था, उनका भी एक हल्का चैलेंज था और वो स्टे ऑर्डर के ऊपर पूरा टेन्योर उन्होंने गुजार लिया 3.25 साल का। तो फिर यहाँ पे भी स्टे ऑर्डर पे ये सारा 60% हल्के ही क्यों ना हो, ये चलते ही रहेंगे। यहाँ पे अदालती फैसले तो इसी तरह होते हैं, कई साल लग जाते हैं उनका रिजल्ट आने में, तारीख पे तारीख ही मिलती है यहाँ पे फैसल साहब। नहीं, वो अब जो है ना हमारी अदालतें वो माशाल्लाह काफी एक्टिव हो चुकी हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा जो है ना इस चीज को फोकस कर रही हैं। अब देखिए, अदालतों को पास भी ताकत अवाम से आती है। ठीक। वो अब जो है ना बार एंड बेंच से जो है ना जो ताल्लुकात मजबूत होते हैं, वो बेंच से जो है ना सॉलिडारिटी के ऊपर मजबूत होते हैं। इसी तरह अवाम जो उनसे है, वो अदालतें जो उनसे हैं वो बिला खौफ खतर फैसला अगर करती हैं वो अवाम को देख के करती हैं।